हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल भारतीय और फिर कॉमर्स इंस्टीट्यूट में। मैं विकास भारती आज आपके लिए लेके आया हूं एक न्यू टॉपिक जिसका नाम है व्हाट डू यू मीन बाय लायबिलिटीज एंड टाइप्स ऑफ लायबिलिटीज। लायबिलिटी है क्या? लायबिलिटी जनरली बेटा ओब्लिगेशंस होती हैं। ओब्लिगेशंस मींस किसी भी तरह का भार जो आपको चुकाना है। ओब्लिगेशन होते हैं इन फेवर ऑफ थर्ड पार्टी, इन फेवर ऑफ अनदर पार्टी। लायबिलिटी वो सभी टाइप की ऑब्लिगेशन होती हैं जो किसी थर्ड पार्टी को आपके लिए पेबल होती है। इट मींस कभी आपने पास्ट में या करंटली किसी भी तरह का कोई इवेंट किया था, कोई इंसिडेंस हुआ था जिसकी वजह से आपकी किसी थर्ड पार्टी को लेके कोई दायित्व बनता है, उसे आप क्या बोलोगे? लायबिलिटीज। लायबिलिटी को आपको पे करना होता है या तो विद इन 1 ईयर या मोर देन 1 ईयर। वही उसके टाइप्स में माने जाते हैं। अगर आप विद इन 1 ईयर किसी भी लायबिलिटीज की पेमेंट कर दोगे तो वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? करंट लायबिलिटीज को। और अगर आप मोर देन 1 ईयर में किसी भी लायबिलिटीज की पेमेंट करोगे तो वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? नॉन करंट लायबिलिटीज को। ठीक है। क्या सर लायबिलिटी का नेगेटिव बैलेंस भी हो सकता है क्या? यस बेटा, लायबिलिटी का जरूरी नहीं है कि वो हमेशा लायबिलिटी है तो उसका क्रेडिट बैलेंस होगा, ऑब्लिगेशन होगी तो क्रेडिट ही रहेगा, उसका डेबिट बैलेंस भी हो सकता है। अगर किसी भी इंस्टीट्यूशन के थ्रू, किसी भी फर्म के थ्रू जितनी ऑब्लिगेशन उसे पे करनी थी उससे ग्रेटर देन कोइंसिडेंटली पे कर दिया जाए तो वो जो ग्रेटर देन अमाउंट होगी वो क्या हो जाएगी आपके लिए? नेगेटिव बैलेंस। इट मींस वो क्रेडिट पोर्शन को छोड़ती हुई कहां पे चली जाएगी? डेबिट पोर्शन की तरफ। तो उसको कहां डिस्क्लोज करोगे? बैलेंस शीट की एसेट साइड में रादर देन लायबिलिटी साइड। क्लियर बेटा? ये तो बात थी आपकी मीनिंग ऑफ लायबिलिटीज की। अब हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ लायबिलिटी। सर कितने टाइप्स की लायबिलिटी होती हैं? लायबिलिटी को जनरली आप कितने पार्ट्स में डिवाइड कर देते हो? 2 टाइप्स में। फर्स्ट वन करंट लायबिलिटी एंड अनदर वन नॉन करंट लायबिलिटी। जिस लायबिलिटी की पेमेंट किसी भी पर्सन के थ्रू, किसी भी पार्टनरशिप फर्म के थ्रू या किसी भी अनदर ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू विद इन 1 ईयर कर दी जाए तो उसे आप क्या बोलते हो? करंट लायबिलिटी। वो क्या बनी? करंट लायबिलिटी। और जिस लायबिलिटी की पेमेंट किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू या किसी भी पर्सन के थ्रू मोर देन 1 ईयर में की जाती है उसे आप क्या बोलोगे? नॉन करंट लायबिलिटीज। ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं किसके रिगार्डिंग? इनके टाइप्स के रिगार्डिंग। करंट लायबिलिटी अभी बताया मैंने, जिसकी पेमेंट किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, किसी भी पर्सन को विद इन 1 ईयर करनी होती है उसे आप क्या बोलोगे? करंट लायबिलिटी। नंबर 1 करंट लायबिलिटी में नंबर 1 क्या आता है आपका? क्रेडिटर। क्रेडिटर्स कौन होते हैं? क्रेडिटर वो पर्संस होते हैं जिनसे आप या तो ऑन क्रेडिट गुड्स परचेज करते हो या ऑन क्रेडिट उससे क्या लेते हो? मनी। या तो मनी या गुड्स। कितने टाइम पीरियड के लिए वो पर्सन आपके उधार करेगा? 2 महीने, 15 दिन, 20 दिन, 4 महीने, इससे ज्यादा टाइम वो आपको नहीं देगा तो वो क्या होंगे? आपके क्रेडिटर्स होंगे। दूसरी तरफ इसी का दूसरा आइटम कौन सा होता है? बिल्स पेबल। मैंने बिल रिसीवेबल में टाइप्स ऑफ एसेट्स में करंट एसेट्स में बताया था, जहां पर आप ऑन क्रेडिट गुड सेल करोगे और उसके ऊपर एक क्या मेंटेन कर दोगे? डॉक्यूमेंट। यहां पर मैं एक डॉक्यूमेंट मेंटेन कर रहा हूं जिसमें मैं क्या करता हूं? ये कमिटमेंट करता हूं कि मैं इतने टाइम पीरियड के दौरान मैंने जिससे भी उधार लिया है, मैंने जिससे भी उधार माल खरीदा है उसकी पेमेंट कर दूंगा। ये एक प्रोमिसरी नोट होता है जो इस चीज की ऑब्लिगेशन का प्रॉमिस होता है कि मैं इतने टाइम पीरियड के बाद आपको आपकी अमाउंट वापस कर दूंगा। फिर मैं बात करता हूं शॉर्ट टर्म लोन्स की। लोन्स भी 2 तरह के होते हैं। लॉन्ग टर्म लोन्स जो नॉन करंट लायबिलिटी का पार्ट बनेंगे, शॉर्ट टर्म लोन्स जो किसका पार्ट बनेंगे? करंट लायबिलिटीज का। शॉर्ट टर्म लोन्स कौन से होते हैं? जहां पर मैंने लेस देन मैक्सिमम 1 ईयर या लेस देन 1 ईयर के लिए किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से मनी बोरो की होगी। अपनी बेसिक रिक्वायरमेंट, जो भी मेरी बिजनेस नीड है, जो भी मेरी फाइनेंशियल नीड है, जो भी मेरी फैमिली नीड है, उनको पूरा करने के लिए जो मैंने मनी बोरो की है।
फिर मैं बात करता हूं आपके आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। नेक्स्ट टॉपिक इज आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं? जो एक्सपेंसेस एक्चुअली ड्यू तो हो गए बट उनकी मैंने क्या नहीं की, पेमेंट नहीं की है। इट मीन्स वो ऑब्लिगेशन क्रिएट होगी, मैंने उसे पे नहीं किया। लाइक दिस, ये बिल्डिंग है बेटा, मैंने रेंट पे ले रखी है, इस बिल्डिंग का मैंने अभी तक क्या नहीं चुकाया, रेंट नहीं चुकाया। 1 महीने मेरा ओनर वेट करेगा, 2 महीने, 3 महीने, उसके बाद वो मेरे को धक्के देके निकाल देगा। तो वो जो लाइबिलिटीज होती है वो कौन सी, आपकी आउटस्टैंडिंग। इट मीन्स जिसकी पेमेंट आपको विद इन 1 ईयर करनी पड़ेगी। फिर मैं बात करता हूं बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है? बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब है जितनी आपकी अमाउंट किसी भी बैंक में डिपॉजिट है, जब आप उससे ज्यादा अमाउंट विड्रॉल करने में कामयाब हो जाते हो, आपका बैंकिंग सेक्टर का मैनेजर या बैंक का जो क्लर्क होगा वो आपको परमिशन देता है आपकी डिपॉजिटेड अमाउंट से ज्यादा निकालने के लिए। ये सिर्फ उनको दी जाती है जिनकी मार्केट वैल्यू, फेस वैल्यू अच्छी होती है। इसी बैंक ओवरड्राफ्ट का एग्जांपल है जो आप काफी फेमस है, आपका क्रेडिट कार्ड। डेबिट कार्ड में क्या होता है, जितना आपके अकाउंट में डिपॉजिट होंगे उतने ही विड्रॉल करने की परमिशन। क्रेडिट कार्ड में उससे ज्यादा अमाउंट विड्रॉल करने की आपको क्या मिल जाती है, परमिशन मिल जाती है। फिर हम बात करते हैं एक और टॉपिक की, एडवांस फ्रॉम कस्टमर। एडवांस फ्रॉम कस्टमर में कई बार क्या होता है, आपके पास किसी भी प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए क्या नहीं होता, सफिशिएंट कैश नहीं होता। तो कस्टमर्स आपको ये बोलते हैं कि हमारे पास से एडवांस ले लो। वो एडवांस आपको मिल जाता है मैन्युफैक्चरिंग को कंप्लीट करने के लिए या उस प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए, बट एक टाइम पीरियड के बाद आपको उन कस्टमर्स का पैसा उन्हें क्या करना पड़ेगा, रिटर्न। वो मैक्सिमम आपको कुछ शॉर्ट टर्म के लिए पैसा उधार देते हैं। फिर आता है इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस का मतलब जितना महीना मैंने काम किया था उससे ज्यादा एक्सिस में फॉरवर्ड फ्यूचर के लिए जब मैं क्या ले लेता हूं, फ्यूचर की सैलरी या फ्यूचर की इनकम करंटली ले लेता हूं, तो वो फ्यूचर के लिए क्या बन जाएगी, ऑब्लिगेशन। लाइक मेरी सिस्टर की मैरिज थी, मेरी सिस्टर की मैरिज के लिए मैंने अपने ओनर को रिक्वेस्ट की कि मुझे 3 महीनों की सैलरी एडवांस दे दीजिए। उन्होंने मुझे 3 महीनों की सैलरी एडवांस दे दी, बट मुझे 3 महीनों तक काम करके आने वाले 3 महीनों में अपनी लायबिलिटी को चुकाना पड़ेगा। अगर ऐसा मैं नहीं करता तो मेरा ओनर मेरे अगेंस्ट केस कर सकता है। ये बात थी आपकी करंट लायबिलिटी के 1 बाय 1 इनके एक्सप्लेनेशन की है, तो और भी, बट इनके मेन मोस्ट इंपोर्टेंट जो आपके यूज होते हैं वो पॉइंट्स थे। अब हम चलने वाले हैं किसके रिगार्डिंग, नॉन करंट लायबिलिटी के रिगार्डिंग। नॉन करंट लायबिलिटी में क्या होता है, नॉन करंट लायबिलिटी जनरली वो होती है जिन ऑब्लिगेशन, जिन कमिटमेंट को आपको मोर देन 1 ईयर में क्या करना है, फुलफिल करना है। इट मींस पे तो करना है बट उसके लिए आपको 1 साल से ज्यादा टाइम मिल जाएगा। ठीक है, इसमें क्या आएंगे आपकी, सबसे पहले पार्टनरशिप फर्म चला रहे हो आप, तो पार्टनरशिप फर्म में आपके पार्टनर्स होते हैं, वो आपके क्या होंगे, कैपिटल इंट्रोड्यूस करेंगे। किसी भी बिजनेस की, कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन या सोल ट्रेड की जो नींव की हड्डी होती है, वो ब्लड जो होता है जिसके बिना आपकी बॉडी सर्कुलेट नहीं कर सकती, आपका बिजनेस सर्कुलेट नहीं कर सकता, वो क्या है, मनी, कैपिटल। तो उस कैपिटल को वो लॉन्ग टर्म के लिए बिजनेस में लगाते हैं। और मैंने बोला सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट के अंदर बिजनेस और बिजनेस पर्सन दोनों क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। तो उसके थ्रू जो भी आपने क्या किया है, कैपिटल इंट्रोड्यूस किया, वो लॉन्ग टर्म के लिए। एज इट इज कंपनी ऑर्गेनाइजेशन में जो इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं वो भी लॉन्ग टर्म के लिए कैपिटल क्या करेंगे, इंट्रोड्यूस करेंगे। सोल ट्रेड में जो एक बिजनेस पर्सन होता है वो भी लॉन्ग टर्म के लिए बिजनेस में पैसा लगाता है। तो ये जो लायबिलिटी बनेगी बिजनेस की फेवर में, बिजनेसमैन को भूल जाओ, कोई रोल नहीं है, बिजनेस के लिए जो लायबिलिटी बनेगी वो आपकी नॉन करंट लायबिलिटी बनेगी। सेकंड वन आपका क्या होता है, प्रॉफिट्स। अगर पार्टनरशिप फर्म की बात करूं तो जो पार्टनर्स ने पैसा लगाया उसके ऊपर जो साल के एंड में पार्टनरशिप फर्म ने प्रॉफिट कमाया, वो पार्टनर्स के लिए क्या हो जाएगा, एसेट्स, और दूसरी तरफ इनकम। और अगर मैं पार्टनरशिप फर्म की बात करूं उसके लिए क्या है, वो ऑब्लिगेशन, उसे चुकानी है, किसको, पार्टनर्स को। तो पार्टनरशिप फर्म के लिए क्या बन जाएगी, लायबिलिटी, और दूसरी तरफ आपको पता है एक्सपेंडिचर। तो वो तो बात ही पार्टनरशिप फर्म। रिजर्व एंड सरप्लस कौन यूज करते हैं, कंपनी ऑर्गेनाइजेशन। रिजर्व का मतलब आपके पास जो भी सफिशिएंट आपके प्रॉफिट्स अवेलेबल है। सरप्लस का मतलब इनकम ग्रेटर देन एक्सपेंसेस। रिजर्व का मतलब जितने भी आपके रिजर्व्स होंगे उन सभी का बैलेंस।
वो सारे के सारे क्या होंगे आपकी इंटरनल लायबिलिटी, और जिसकी पेमेंट आपको किसको करनी है, शेयर होल्डर, क्योंकि उन्हीं के पार्ट को एज ए रिटेन अर्निंग आपने संभाल के रखा हुआ था, वो आपको पे करना पड़ेगा उन्हें फ्यूचर में, ये लॉन्ग टर्म लायबिलिटी में आएगा। फिर बात करते हैं डिबेंचर। डिबेंचर एक क्या होता है, एक डॉक्यूमेंट होता है जो जिसके ऊपर आपकी कूपन रेट होती है, जिसके ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट पहले से प्री डिटरमाइंड होती है। वो डिबेंचर कंपनी के एसेट्स के ऊपर मॉर्गेज होते हैं। अगर विद इन 5 इयर्स 7 इयर्स, मैक्सिमम टाइम पीरियड कितने का है, 10 इयर्स का, अगर कंपनी उन डिबेंचर होल्डर की पेमेंट ना करे तो डिबेंचर होल्डर उनके अगेंस्ट केस करके उनके एसेट्स को बिकवा के अपनी पेमेंट ले सकते हैं। तो ये भी एक लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल रिसोर्सेज का पार्ट है, इसलिए नॉन करंट लायबिलिटी में आएगा। फिर मैं बात करता हूं बॉन्ड्स की। बॉन्ड्स जस्ट लाइक डिबेंचर्स होते हैं, बट बॉन्ड्स के ऊपर बेटा जनरली क्या नहीं होता, डिबेंचर्स की ऊपर इंटरेस्ट की रेट बताई थी ना, बॉन्ड्स के ऊपर इंटरेस्ट की रेट नहीं होती। मार्केट के अकॉर्डिंग जो भी मार्केट में फ्लक्चुएशंस होते हैं उनको देखते हुए करंटली आप क्या करते हो, बॉन्ड्स की इंटरेस्ट की रेट को मार्केट रेट्स के अकॉर्डिंग डिसाइड करते हो। फिर मैं बात करता हूं लॉन्ग टर्म लोन बोल लीजिए या आपके बैंक लोन बोल लीजिए, आपके घर को मैन्युफैक्चर करने के लिए, बिजनेस पर्पज के लिए या किसी भी अनदर रीजन के लिए आपको लॉन्ग टर्म के लिए जब फाइनेंशियल रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट होती है तो आप बैंकिंग सेक्टर के पास जाके क्या करते हो, फाइनेंस को बोरो करते हो। जो भी मनी आपने बैंक से या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए मोर देन 1 ईयर के लिए बोरो की होगी, वो भी आपका किसका पार्ट बनेगी, नॉन करंट लायबिलिटीज का। आई होप सो बेटा इस टॉपिक में आपको लायबिलिटीज का मीनिंग, टाइप्स ऑफ लायबिलिटी और उनका 1 बाय 1 आपका जो फुल एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा।